सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय बासु सहगल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एनआईटी के लोन प्रोसीजर के ऊपर। तो यार बहुत सारे बच्चों को डाउट्स थे कि यार लोन तो आपने बता दिया कि मिल जाता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स हमें कहाँ से पता लग सकती है। या तो हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ें जिसमें भी हमें आधी चीजें समझ आती हैं, आधी चीजें नहीं समझ आती और वहां जाके हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यार आज हमारे साथ है एनआईटी सूरत कल से अंकित ठाकुर, जो कि जिन्होंने खुद लोन प्रोसीजर को पूरा फेस किया है और लोन लिया था। तो यार आज ये सबकी हेल्प करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा अंकित का। सो हाय अंकित, एक बार आप सबको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दो कि आपका कॉलेज क्या था ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने आपको बता दी और आपकी रैंक क्या थी। एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर दो। ओके, सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकित ठाकुर है और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है और अभी मैं कर रहा हूँ फाइनल सेमेस्टर में और मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है और निमसेट में मेरी रैंक 59 थी। Just want to tell you all about the Teachment, which is India's best all-in-one app for teachers, tutors and coaching institutes. It's a one-stop solution for online teaching. You can make your own websites using Teachment. It's available in 11 Indian languages. If you are in college and you really want to give tuitions to your students, you can definitely use this app. It has unlimited duration live class recording and it has fee collection management system. It has automated attendance that can be managed and downloaded. It also has amazing online whiteboard feature. It has zero restriction on the number of students. Tutors can teach 100, 1,000 or even more with Teachment. So the restriction with the number of students is already gone. You can give live classes to your students. It is a two-way interaction app. The setup is easy and effective. The tutors don't have to send invites every time they start their live classes. The initial invite is enough. Download the Teachment app using the link given in the description box. तो यार सबको एक बारी पता लग गई होगी कि इनकी कितनी अच्छी रैंक थी और इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फिलहाल कहाँ से करी है। तो यार अंकित, एक बारी आप ये बता दो कि एजुकेशन लोन क्या है और सबको इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो कि कोई ये ना हो कि किसी को पैसे चाहिए तो एजुकेशन लोन के नाम पे लेने चले जाए। थोड़ा बहुत आइडिया दे दो सबको। मतलब एजुकेशन लोन के नाम पे तुम पैसे ले सकते हो तो ऑब्वियसली तो तुम्हारी डिग्री में जितना लग रहा है उतना ही पैसा बैंक तुम्हें प्रोवाइड करती है और इवन वो कॉलेज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें एजुकेशन लोन के नाम पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये डिपेंड करता है तुम्हारा कोर्स कितना वैलिड है, उसके हिसाब से बैंक तुम्हें लोन सैंक्शन करती है। अगर तुम ये लोन ले रहे हो, बैंक को पता है इसके बाद बंदा कुछ नहीं करने वाला है आगे, या मे भी कर सकता है, बट बैंक देखता है ये चीज कि उस कोर्स से बनेगा, तो उस हिसाब से तुम्हारा लोन सैंक्शन होता है। वो लोग वेरीफाई करते हैं सब चीजें, तुम्हारे घर पे जाके भी सब चीजें वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा वैलिड है या नहीं है। ओके। ऐसा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग कि वो तुम्हारी सिंगल बंदे के नाम पे होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। ये भी एक मिथ चली आ रही है। तो तुम्हारे पापा के भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। एजुकेशन लोन ले रहे हो तो तुम्हारे पापा का भी हम उसमें आईडी कार्ड वगैरह सब देना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर तुम नहीं पे कर पाते हो तो तुम्हारे पापा को या पेरेंट्स, कोई भी जिसका भी तुम नाम दोगे, पे करना पड़ेगा। एजुकेशन लोन की अगर सबको पता है कि अगर हम, हाँ, तो एजुकेशन लोन क्या होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, लाइक एनआईटीज में जा रहे हैं, कोई भी कोर्स बीटेक है या एमसीए है, तो हम अगर कर सकते हैं या फिर हम अफोर्ड कर भी सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम अपने खुद से करना चाहते हैं बाकी के एजुकेशन, तो हम जाके या तो हम कॉलेज में बैंक्स होती हैं, डिफरेंट बैंक्स होती हैं, एसबीआई बहुत कॉमन है जो हर जगह ही होती है लगभग, और या फिर हम अपने जहाँ पे भी हम रहते हैं वहां की बैंक से भी कॉन्टेक्ट करके, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि हमें कॉलेज से ही लेना है, बस फर्क ये पड़ता है तुम पढ़ कहाँ रहे हो, मतलब तुम्हारी जो डिग्री है वो कहाँ से है, तो उस हिसाब से बैंक तुम्हें लोन प्रोवाइड कर। ओके, तो यार सबको एक बार पता लग गया होगा कि एजुकेशन लोन क्या है और इसके बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता लग गई होगी। तो यार अंकित, एक बार सबको ये बता दो कि आपने तो ले लिया एनआईटी में, क्या सारे एनआईटीज में अवेलेबल है? अगर हाँ तो यार हम इसे अवेल कैसे कर सकते हैं? अब मान लो कि मुझे कैसे मिलेगा कोई लोन, एजुकेशन लोन? तो ऐसा होता है कि लगभग सारी एनआईटीज में एक बैंक होती है, लाइक एसबीआई है, तो हर जगह में, बट दो या तीन बैंक भी होती हैं। जैसे एनआईटी सूरतकल में दो बैंक है, एक एसबीआई है, एक कैनरा बैंक है, तो दोनों ही एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती हैं। दोनों का प्रोसीजर थोड़ा अलग
रहता है, कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो देने ही होते हैं वहाँ पे, चाहे एसबीआई से ले रहे हो चाहे कैनरा बैंक से ले रहे हो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुम्हें मे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस पॉइंट में एक कोई 9% पे दे रहा है तो एक कोई 9.25 पे दे रहा होगा, ऐसा कुछ डिफरेंस मिल सकता है। और लगभग सारी एनआईटीज में बैंक हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, नहीं है कि एसबीआई ही वहाँ पे जरूरी होगी या फिर और कोई बैंक जरूरी होगी, बट कोई ना कोई बैंक वहाँ पे होगी जो तुम्हें लोन प्रोवाइड कर रही होगी। और वही सेम बैंक लाइक अगर एसबीआई सेम बैंक तुम अपने घर के पास में वाली ब्रांच से भी कांटेक्ट करके उस ब्रांच से लोन ले सकते हो। मतलब ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा सूरतकल ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा या फिर अपना जो अकाउंट तुम्हारा होम टाउन में उसको ट्रांसफर कराना पड़ेगा सूरतकल में, तब तुम्हें वहां से लोन मिल पाएगा। तो अगर तुम ऐसा चले ही ब्रांच से मेरे को लोन चाहिए तो तुम वहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यार सबको एक बार आइडिया हो गया होगा कि एनआईटी में एजुकेशन लोन अवेलेबल है और हर एनआईटी में, और आप इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हो। तो यार मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं यहाँ पर लोन के लिए, मतलब क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, कि सबको यार आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि ये डॉक्यूमेंट हम जमा करके रखे पहले से। तो जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तुम्हारा एडमिशन लेटर होता है। जैसे अगर तुम एनआईटीज में गए हो, किसी भी एनआईटी में जाओगे तो वो एक एडमिशन लेटर तुम्हें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली चीज एडमिशन के बाद जब तुम फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तो एडमिशन टाइम पे तुम्हें बैंक पैसा नहीं देती है, तो फर्स्ट टाइम तुम्हें खुद पे करना पड़ता है। उसके बाद जब तुम वो पे कर देते हो तो एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें सारा लिखा होता है कि तुम्हारी फी कितनी है। अगर तुम हॉस्टलर हो तो तुम्हारी हॉस्टल की फी कितनी है, अगर डे स्कॉलर हो तो हॉस्टल वाली फी तुम्हारी कॉलेज से वेरीफाइड एक एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट होता है जिसमें कॉलेज की सील लगी होती है, तो ऑथेंटिक मानती है बैंक उसे ऑब्वियसली। तो उतना ही फंड वो कॉलेज की ट्रांसफर करती है तुम्हारे फर्स्ट टाइम, जिसे हम बोलते हैं रीइंबर्स हमने करा लिया। मतलब हमने पहली बार तो खुद से पे किया है तो वो तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा वो पैसा जितना भी तुमने पे किया, ठीक है। और आगे भी जब अगर हमें कभी भी पे करना रहता है तो सेम ही प्रोसीजर रहता है, एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट तुम्हें हर बार देना पड़ता है। डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया कि ज्यादा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं, आधार कार्ड और कॉलेज से जो तुम्हें एक एडमिशन लेटर मिलता है वो लगता है, एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट लगता है, या जो भी गार्जियन है उनकी आईडी लगेगी, ठीक है। और जब तुम अप्लाई करते हो तो वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो तुम्हारे जो होम टाउन है उसकी पास वाली ब्रांच में जाते हैं। वो एड्रेस वैलिड है नहीं, इस टाइप का कोई बंदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तुम्हारे पेरेंट्स की आईडी वगैरह सब वेरीफाई होती है। उसके बाद वापस से वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कॉलेज में आते हैं और तुम्हें फिर लोन सैंक्शन होता है। तो इस प्रोसीजर में अराउंड 20 डेज लगते हैं अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। 20 डेज मतलब मैक्सिमम डिपेंड करता है तुम्हारी जो लोकेशन है, तुम जहाँ रहते हो कितना दूर है वहां से। तो अगर अर्बन एरिया है तो जल्दी पहुंच जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, रूरल है तो थोड़ा टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 मंथ लेके चलो इसमें, इससे ज्यादा कभी नहीं लगता। ठीक है। और वही है कि तुम जब बैंक ऑप्ट करते हो डिपेंड करता है कि इंटर कर सकते हो या जो भी तुम्हारे लिए फिजिबल हो बैंक। तो अलग अलग एनआईटीज में अलग अलग ऑप्शन है, जैसे सूरतकल में जो ऑप्शन थे वो कैनरा बैंक और एसबीआई थी, तो मैंने एसबीआई को ऑप्ट किया था। एसबीआई से। तो यार सबको एक बार क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होते हैं यहाँ पर लोन लेने के लिए और कितना टाइम जनरली आपको लगता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन अंकित आपसे ये है कि अगर मान लो कि मैं SC/ST हूँ या OBC हूँ या कोई भी अदर कैटेगरी हूँ, तो क्या मुझे कोई एग्जेम्पशन मिलेगा लोन में, कि या फिर ऐसे किसी प्रोसीजर में मुझे कोई एग्जेम्पशन मिलेगा? तो लोन में तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कॉलेज से स्कॉलरशिप मिले तो उससे फायदा हो जाए, बट हाँ बैंक की तरफ से ऐसा कोई नहीं मिलता कुछ। ओके, तो क्या जो स्कॉलरशिप मिलती है जितना इंटरेस्ट तुम पे। ओके, जनरल क्या जो स्कॉलरशिप हमें मिलती है तो क्या वो जनरल के लिए भी होती है या फिर बाकी सारी, जनरल को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरीज के लिए अवेलेबल होती है? तो कॉलेज की साइड से तो जनरल के लिए ऐसी कोई नहीं होती है स्कॉलरशिप, और जिनके लिए होती भी है स्कॉलरशिप उनके लिए भी, जैसे अगर हम सूरतकल के थ्रू ले रहे हैं मान लो अगर एनआईटी में, तो तुम सेंट्रल के अंडर ले रहे हो, तो तुम स्टेट की तरफ से अगर तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो तुम एक जगह से ले सकते हो, चाहे सेंट्रल से ले लो चाहे उससे ले लो, कॉलेज की तरफ से मतलब सेंट्रल की तरफ से या स्टेट की तरफ से एक से ले सकते हो। मेरे को मतलब इसका नहीं है क्योंकि मैंने कभी स्कॉलरशिप नहीं ली थी, मैं जनरल से था, बट हाँ जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने ये किया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेते थे लोग स्कॉलरशिप काफी, और इवन उन्हें फी भी कम होती है, जो अगर तुम कैटेगरी से होते हो तो फी भी कम होती है और तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है तो अराउंड फ्री हो जाता है। कुछ स्टेट हैं जो अच्छा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो पता है जैसे मेरे फ्रेंड थे उन्हें काफी अच्छा मिलता था, इवन जितना उनकी फी होती थी अराउंड उनको स्कॉलरशिप मिल जाती थी, तो उन्हें इवन लोन की जरूरत भी कभी नहीं पड़ी थी। तो यार सबको एक बार क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा फायदे हैं यहाँ पर, और आपको लोन लेने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इन जनरल केसेस में।
ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसा कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है अभी भी और कॉलेज नहीं खुले हैं, तो इस टाइम पे मैं लोन का क्या प्रोसीजर कर सकता हूँ और यहाँ पर अब कितना जनरल टाइम लग सकता है? अगर आपको कुछ आइडिया हो तो थोड़ा बहुत बता दो। तो कॉलेज की ब्रांच से तो आई डोंट थिंक सो पॉसिबल होगा ऐसे, क्योंकि वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी होता है, वहाँ से वो तुम्हारे सब। तो इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम नियर बाई ब्रांच में जा सकते हैं और अपना एडमिशन लेटर वगैरह जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे उनको लेके हम नियर बाई ब्रांच में जाके बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि वो ब्रांच तुम्हारे कॉलेज में होना जरूरी है, मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड मेरे ऐसे हैं जो पीएनबी से जिन्होंने लोन ले रखा है और वो पीएनबी हमारे यहाँ ब्रांच नहीं है। तुम किसी भी बैंक से ले सकते हो जिससे भी तुम्हें फिजिबल हो। तो बस वही ऑप्शन होगा तुम्हारे पास कि होम टाउन में तुम्हारे जो भी आसपास है करो। और रीएम्बर्स का आई डोंट थिंक नहीं होगा ऑप्शन तुम्हारे पास। जो तुम पे कर चुके हो उसको रीएम्बर्स करा लो, तो आगे का साइड देगी बाकी सब। और रीएम्बर्स का भी टाइम होता है, जैसे मैंने बताया था कि हम पहले खुद से पे कर सकते हैं, उसके बाद बैंक हमें पैसा दे देता है कि जब तुमने पे किया है तो तुम उसी सेमेस्टर में उसको रीइंबर्स करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पे किया था उसको सेकंड सेमेस्टर में मुझे बोल रहा हूँ बैंक को, कि तो ऐसा नहीं होता है। सबको एक बार क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि आपका जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो किस तरीके से होगा इस टाइम कोविड-19 के टाइम पे। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत सारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ये वीडियो उनकी तरफ से ये है, बहुत ही खास क्वेश्चन है कि देयर इज अ फियर ऑफ नॉट एबल टू रीपे द लोन। तो इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है कि जब आपने भी लोन लिया होगा तो एक टाइम तो आपके दिमाग में ऐसा आया ही होगा कि अगर मैं ये नहीं चुका पाया तो क्या होगा? तो उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? इस चीज में ये बोलूंगा, देखो अगर तुम एनआईटी में हो तो ठीक है, तुम एक अच्छी जॉब के लिए क्या मेहनत करते हो, तो ठीक है। ऐसा भी नहीं होता है कि सारे एनआईटी में पहुंच गए तो तुम्हारी जॉब लगी जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो मैं ये भी मतलब बता देता हूँ पहले। और दूसरी चीज, वो ऐसा नहीं था कि मैं इकोनॉमिकली वीक था या फिर मैं पैसे नहीं दे सकता था फी के, या फिर मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं दे सकता था। मैंने खुद उनको बोला कि मैं ये खुद से, मैं मतलब ये चाहता हूँ कि मैं आगे की जो पढ़ाई करूँ मैं खुद से करूँ और आगे जाके इसको पे कर पाऊँ। तो उन लोगों ने काफी मना भी किया था, बट एट लास्ट मान गए थे कि ठीक है, और अब तक लोड लेने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पे कर पाता है तो हम पे कर देंगे, ठीक है। तो अभी भी वो यही बोलते हैं कि ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत है। तो मेरे को ऐसा कभी फियर नहीं, कभी नहीं हो पाएगा या जो भी है। तो बिल्कुल। तो यार बाकी हाँ, ये चीज बोलूंगा कि यार ऐसा अगर तुम वहां पे हो तो तुम एक साल के अंदर ही उसको पूरा रीपे कर सकते हो। मतलब इतना कैपेबल हो, एमसीए में हो तो इतना पैकेज हो कि उसको एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर रीपे कर दो। तो बस वही है कि अगर लोन ले रहे हो तो थोड़ा अच्छे से मेहनत करो और आगे। ओके। तो यार सबको एक बार ये जो डर रहता है हर स्टूडेंट को लोन लेते टाइम पे, तो आई होप कि ये पॉइंट सुनने के बाद सबका वो डर हट जाएगा और जिसको भी लेना होगा और जो चाहता है कि वो आगे की पढ़ाई खुद के पैसों से करे तो वो एजुकेशन लोन ले सकता है आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यार मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि कोई स्कॉलरशिप है एनआईटी में, तो यार उसके नाम क्या है? अलग अलग तरीके की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होती है या फिर कुछ जनरल के लिए भी होती है या किसी कैटेगरी के लिए होती है, तो थोड़ा बहुत और इसके बारे में थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पर थ्रो कीजिए। तो ऐसे मेरे को नाम से तो नहीं पता है क्योंकि मैं कैटेगरी से, ये है कि स्कॉलरशिप मैंने जैसे बताया 2 तरह से मिलती है, या तो स्टेट से ले सकते हो या सेंट्रल से ले सकते हो। और जनरल के लिए आई डोंट थिंक सो वहाँ पे कोई भी स्कॉलर, कुछ स्टेट्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं जनरल को भी आगे पढ़ाई के लिए, मतलब वो कैटेगरी वाइज नहीं होती है, वो जो लोग आगे पढ़ाई कर रहे हैं हायर एजुकेशन में जा रहे हैं उन लोगों के लिए होती है। तो स्टेट्स प्रोवाइड करती है, वो स्टेट वाइज होती है। तो जैसे कुछ स्टेट्स में जैसे यूपी में भी मिलती है जनरल वालों के लिए, अगर तुम हायर एजुकेशन कर रहे हो तो अच्छी। और सेम अगर तुम SC ST या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पहला तो तुम्हारी फी ही बहुत कम होती है, ठीक है, कॉलेज की तरफ से ही काफी है। और उसके बाद भी जो स्कॉलरशिप होती है या तो तुम कॉलेज की तरफ से उसको ले सकते हो या फिर अपने जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट में गवर्नमेंट में प्रोवाइड करती हो जो भी है, तो तुम वहां से ले सकते हो। ओके। तो यार आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं और किस तरीके से आप इनको जान सकते हो कि जब आप जाओगे किसी एनआईटी में तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्टेट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है या फिर एनआईटी ही आपको प्रोवाइड कर रहा है। मेरा जो अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि टेल अस योर एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग लोन, और कैसे ही आपने इसको रीपे करने की सोची और क्या आपके दिमाग में उस टाइम चल रहा था, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में और बता दो। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो लोन लेने का मकसद था वो यही था कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन या DU से की थी, सारा पापा ने किया था। उसके बाद की जो पढ़ाई जो भी मैं करना चाहता था वो खुद से करना चाहता था कि जो भी मैं
खर्च करूंगा। तो हाँ, इतना कुछ ऐसा डर वगैरह तो नहीं था मेरे को कि मैं पे वगैरह नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भरोसा था यार। मैं पहले तो ऐसा था कि जो भरोसा था कि मैं जाऊंगा एनआईटी तो कुछ अच्छा करके कर दूंगा, रिपे कर दूंगा। और अगर उसके बाद भी अगर 10% भी चांस था तो मेरे पेरेंट्स ने बोल रखा था कि अगर नहीं कर पाएगा कर देंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो मेरे को ऐसा फियर तो कभी नहीं था। और हाँ, इवन ये चीज अच्छी लगती थी कि मैं खुद से कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है। अब आगे अगर मैं खुद जो भी बचा हुआ है मैं पे करने के लिए, वो आगे जब भी मैं पे करूंगा तो अच्छा लगेगा कि मैंने जो भी खर्च किया पिछले 3 या 4 साल में अपनी एजुकेशन पे, वो मैं खुद उसको रीपे कर रहा हूँ, ठीक है। और ये अच्छा ही है, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा बर्डन अगर तुम कम कर रहे हो तो। बट हाँ, ये है यार, पहले तो खुद की कैपेबिलिटी देखो, खुद को देखो कि अगर मैं कर पाऊंगा आगे, ठीक है। अगर तुम जाओगे 10-15 दिन में, तुम्हें पता तो लग ही जाएगा कि कैसा माहौल होने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद मतलब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब पता तो लग ही जाता है वो चीज। तो उस हिसाब से डिसाइड करो कि लेना है लोन, नहीं लेना है, क्या करना है। तो यार आप सबको पता लग गया होगा कि अंकित का एक्सपीरियंस किस तरीके का था लोन का, और ये काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाना चाहता था मैं, और अंकित भी यही पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो लास्ट में मेरा आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सबका ही होगा कि ओवरऑल योर एक्सपीरियंस एट एनआईटी, एंड इज इट वर्दी टू टेक लोन, कि मतलब मैं लोन लूं और एमसीए ही करूं या फिर सीधा बीएससी बीसीए के बाद जॉब कर लूं। तो एक बार ही अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत सम अप करके सबको मैसेज दे दो। देखो, एक जनरल बात बोलूंगा कि बीसीए करके अभी तुम्हारे पास टाइम है यार पढ़ने का, ठीक है। अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तब तो बीसीए के बाद जॉब करो, अदरवाइज एटलीस्ट एमसीए को। उसके बाद तुम जो एक्चुअल इंजीनियर्स हैं जो बैठ रहे हैं बीटेक वाले, उनके साथ बैठ पाते हो प्लेसमेंट में। बीसीए वालों को कभी भी बीटेक के बराबर, लाइक अगर कोई भी ओपनिंग आएगी, जॉब ओपनिंग आएगी, तो बीसीए वाले जहां अप्लाई कर रहे होंगे वहां बीटेक वाले नॉर्मली नहीं होते हैं। अगर एनआईटीज की बात करें तो वहां ऐसा होता है कि जो एमसीए वाले हैं, और इवन सारी कंपनी में एमसीए वाले भी एलिजिबल नहीं होते हैं, ये तो सच है, सबको ही पता है, ठीक है। तो बीसीए के बाद तो यार जॉब के लिए मत जाओ तो ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि चाहिए आगे की लाइफ अच्छी चाहिए, तो एमसीए एटलीस्ट करो, ठीक है। और ये भी नहीं है कि यार मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में तो मैं एनआईटी सूरत का तो नहीं जा सकता, किसी एनआईटी में जा सकता हूँ, तो उससे भी मैटर नहीं करता है, सब तुम पे डिपेंड करता है यार। जो नीचे के एनआईटी वाले भी बंदे होते हैं जिनकी रैंक थोड़ी सी, एनआईटी की रैंक थोड़ी नीचे है, उससे रैंकिंग है तो बोलते हैं उसको, नीचे की एनआईटीज में है तो वो भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, मतलब। तो ये सब खुद पे डिपेंड कर क्या रहे हो, ठीक है। और अगर मैं एनआईटी सूरतकल के एक्सपीरियंस की बात करूं तो वही बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं था, इस बैकग्राउंड तो सारा कुछ मेरे लिए नया था। अच्छे नए लोग मिले थे और उनसे बहुत कुछ सीखा था मैंने, ठीक है। कॉलेज से बहुत कुछ सीखा था, और कैंपस तो पता ही है सूरतकल का कितना, बस निकल गए थे ऐसे 2-3 साल आराम से। बिल्कुल। तो यार सबको ये मैसेज मिल गया होगा आपको यहाँ पर जो मैं देना चाहता था और अंकित यहाँ पर देना चाहता था। तो यार आई होप क्या आज की वीडियो में आपको जहाँ जो मैसेज मैं पहुँचाना चाहता था वो सबको पहुँच गया हो। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जो भी एनआईटी के लोन प्रोसीजर के बारे में या फिर कोई भी एजुकेशन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर जानना चाहते थे। आज की वीडियो में यार इतना ही। थैंक यू सो मच।